नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में हम बात कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस की। हार के बाद कांग्रेस की अंदरूनी रार खत्म नहीं हो रही है। ना मैं टायर्ड हूं, ना मैं रिटायर्ड हूं। चुनाव में ये बात कही थी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने, लेकिन आज मौजूदा हालात में सवाल ये बन गया है कि क्या कांग्रेस टायर्ड और रिटायर्ड हो गई है? जी हां, तो आज के दंगल के हमारे अहम सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे वो हैं कि क्या कांग्रेस टायर्ड और रिटायर्ड हो गई है? बड़ा सवाल, क्या हरियाणा कांग्रेस है टायर्ड और रिटायर्ड? कैप्टन अजय यादव का यू टर्न, गोगी का गुस्सा और रामनिवास घोडेला का खुलासा क्या बदल पाएगा कांग्रेस की रणनीति? हरियाणा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष पर सवाल भी अभी बरकरार है। ये बेहद अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले कैप्टन अजय यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी से कई सवाल खड़ा करने के बाद, आज कैप्टन अजय यादव का अपने इस्तीफे पर यू टर्न क्या संकेत देता है? आइए सुनाते हैं कैप्टन अजय यादव ने क्या कहा। मैंने जो अपना इस्तीफा वापस लिया है, आग्रह से लिया है और उम्मीद करूंगा कि इसके मुताबिक अपना काम करेंगे जितना कुछ हो सकेगा। जब तक इस चेयर पे हैं ओबीसी की आवाज उठाते रहेंगे। वापस लेने का कारण यह है कि ये कहा गया है कि आपकी बात सुनी जाएगी। तो आपने सुना कैप्टन अजय यादव ने क्या कहा। अब आपको सुनाते हैं रामनिवास घोडेला ने क्या कहा था हमसे बातचीत करते हुए। बड़े सवाल खड़े किए थे। 5 साल आदमी तैयारी करता है, चुनाव लड़ता है, लोगों को जो आपके साथ जुड़े उनको उम्मीद होती है कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो जाएगा आगे, सत्ता में भागीदारी होगी। तो आपके साथ जो भीतरघात हुआ उसकी शिकायत आपने नहीं की थी तब? देखो, भीतरघात नहीं हुआ। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, ये ओपन घात हुआ है। तो इसकी पार्टी हाईकमान को पता है, पार्टी हाईकमान को पता है। एक मैं आपको वीडियो सुनाना चाहता हूँ जिसमें जयप्रकाश जी 7 रोड कला के अंदर ये बोल रहे हैं कि एक वर्कर तो ये कह रहे हैं कि हमारी भाई 55 और 60 सीट आएगी। हाँ। और जयप्रकाश जी और हमारे साथ थे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, और मैं भी उसी रथ के ऊपर था। उन्होंने ये कहा कि 45 में काम चल जाएगा, क्या करोगे 55-60 लेके? अच्छा। तो अगर एक नेता के सामने ये बात कहे कि हमारा 45 में काम चल जाएगा, तो फिर सीट जनता कैसे देगी? मेरे को ये बताओ। आपने सुना रामनिवास जी ने क्या कहा। भीतरघात नहीं, ओपन घात की बात उन्होंने कही थी। भूपिंदर सिंह हुड्डा पूरे चुनाव में क्या कहते रहे, एक बार वो भी सुन लेते हैं। वो लाइन सुननी बेहद जरूरी है। अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। ना मैं रिटायर्ड हूं। लेकिन आज का मेरा बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस टायर्ड और रिटायर्ड हो गई है? मेरे साथ सुरेश रोड हैं, कांग्रेस से प्रियदर्शनी हैं, बीजेपी से सुरेंद्र भाटिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार शमशेर सिंह गोगी पूर्व विधायक कांग्रेस, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुरेश जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ना मैं टायर्ड हूं, मैं ना रिटायर्ड हूं, लेकिन जो सूरत हाल हरियाणा कांग्रेस की नजर आ रही है, जिस तरह से अपने बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कांग्रेस टायर्ड और रिटायर्ड हो गई है? जी, कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ जो जनता जनार्दन ने आदेश दिया विपक्ष में बैठने का, वह जिम्मेदारी बेखूबी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है, एनर्जेटिक। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कंधों के ऊपर अब दोहरी जिम्मेदारी है। दोहरी इसलिए है
कि जो सत्तासीन लोग आए हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जनता ने हमारे को भी उनके बराबर ही मत प्रतिशत दिया है। आंकड़ों का खेल हुआ, शायद कहीं ईवीएम ने मर्यादा तोड़ी या कहीं हमारी नेता आदरणीय कुमारी शैलजा जी के बारे में एक भ्रामक प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने चलाया कि उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है। मैं आपके चैनल को बताना चाहता हूं, चैनल के माध्यम से ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता हूं कि कुमारी शैलजा जी राजीव जी के समय में लोकसभा का टिकट लेकर आई कांग्रेस पार्टी से। नरसिम्हा राव सरकार में सबसे कम उम्र में मंत्री बनी केंद्र में। अंबाला से, सिरसा से सांसद बनती रही, फिर अंबाला में लोकसभा का टिकट लिया, वहां से बनी। जब एक बार चुनाव हार गई तो राज्यसभा की सांसद पार्टी ने बनाया और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं, इसलिए मैं स्टेट की राजनीति करना चाहती हूं। तो 2019 से पहले, 19 के चुनाव से पहले उनको हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानजनक पद के ऊपर विराजा गया। 19 में अगर सरकार आती, कुमारी शैलजा जी अध्यक्ष थी, तो यानी सम्मान में कहीं कमी नहीं रही। जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अंबाला के बाद उन्होंने इस बार सिरसा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। कांग्रेस पार्टी ने सिरसा लोकसभा का टिकट दिया और वो सम्मान्य और माननीय सांसद है। सुरेश रोड जी, यही बात वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। सुरेश जी, बात सिर्फ एक प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसको सुरेश कांग्रेस जी, पार्टी। सुरेश जी, अभी आप बीजेपी को इल्जाम दे रहे हैं, वो एक अलग बात है। प्रियदर्शनी से उसका जवाब ले लेंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा कहते रहे, ना मैं टायर्ड हूं, मैं ना रिटायर्ड हूं, लेकिन चुनाव के जो नतीजे आए उसने कई सवाल खड़े किए। और उसने क्या, आपके अपने नेताओं बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। वो शमशेर गोगी की बात हो या रामनिवास जी की बात हो, जिन्होंने खुले तौर पे कह रहे हैं कि ओपन घात हुआ, कैप्टन अजय यादव की बात हो, हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे से यू टर्न लिया, लेकिन सवाल वो अब भी खड़े कर रहे हैं। तो मेरा सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस टायर्ड और रिटायर्ड हो गई है अब? नहीं, कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रबंधन में कमियां रही हैं, तभी तो हम सत्ता से दूर हो गए। भारतीय जनता पार्टी की इतनी खिलाफत थी, ना कोई रैली हो पा रही थी, ना कोई गोष्ठी हो पा रही थी, ना कोई बैठक हो पा रही थी। तो फिर वही मेरा सवाल है सुरेश जी कि जनता ठगा महसूस कर रही है, हमारे में कमी रही है, ये पार्टी आपके चैनल के ऊपर मानती है। और मैंने वो कमी भी बताने की कोशिश की है कि हम हमारी सम्मानीय राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा जी के विषय में जो भ्रामक प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, आपने मौका दिया तो दूसरे ने उस पे फुल टॉस खेला ना, मौका देते। हाँ, तो कमियां तो अपनी कमियां, इसीलिए सवाल है कि क्या कांग्रेस टायर्ड और रिटायर्ड हो गई है? प्रियदर्शनी, टायर्ड और रिटायर्ड नहीं हुई, बल्कि हम और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ, वो जिम्मेदारियां नजर तो नहीं आ रही अभी, भीतरी गात का भी सामना करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी चलता करेंगे। आपके पूर्व विधायक भीतरघात से एक कदम आगे बढ़ के ओपन घात पे आ गए हैं। वो इसलिए ओपन घात कहते हैं कि सबको मालूम था क्या हो रहा है, उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाए गए, इसीलिए ओपन घात की बात। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। बड़ा मजेदार लोकतंत्र है, बड़ा मजेदार लोकतंत्र है। मुझे पीड़ा है ये शब्द इस्तेमाल करते हुए, लेकिन बड़ा मजेदार लोकतंत्र है। प्रियदर्शनी जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार आपको, साथी प्रवक्ताओं को भी। देखिए, यहाँ पे हुड्डा साहब की हालत ऐसी हो गई है, कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने ऐसी हालत कर दी थी हरियाणा में कि जिस डाली पे बैठे हैं उसी डाली को काटने लग गए। अब आप जिस डाली पे बैठेंगे उसी डाली को काटने लग जाएंगे, तो अंततः वही रिजल्ट होगा जो रिजल्ट आया है इस समय कांग्रेस पार्टी का। और ये बात हकीकत है। अच्छी बात लगी मेरे को कि सुरेश जी ने इस बात को माना, और बहुत सारे इनके प्रवक्ता भी मानते हैं इस बात को, जो मिच्योर प्रवक्ता है वो तो मानते हैं। खैर, लेकिन इन्होंने ईवीएम का भी रोना रो लिया बीच में। ईवीएम का रोना रोने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको आत्मचिंतन और मंथन करने की जरूरत है। आज आप सिर्फ कुमारी शैलजा की बात ना करें, आप कैप्टन अजीत जो 6 बारी एमएलए रहे हैं,
आप ये बताइए, इतने सीनियर नेता, 35 साल उन्होंने अपना जीवन दे दिया, आज उनकी क्या दुर्गति आप लोगों ने कर दी? ओबीसी समाज ने आपको वोट नहीं दिया। आप आंकड़े निकाल लीजिएगा सुरेश जी, मैं नवजोत जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, 62% ओबीसी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, क्योंकि इनको तो सिर्फ हुड्डा साहब के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। बाबरिया जी हॉस्पिटल में जाके बैठ गए थे। इनके यहाँ तो भीषण परिस्थिति हो गई थी। उदय भान, इनके प्रदेश अध्यक्ष, खुद चुनाव हार गए हैं, उनको अपना खुद का आकलन करना चाहिए। वो बोल रहे जी ईवीएम का, वो भी रोना रो रहे थे, मतलब नाचना आगे नाचना जाने आंगन टेढ़ा, ये वाली हरकतें हैं। अच्छा प्रियदर्शनी जी, कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि चुनाव से पहले भी मेरे पास ऑफर था भाजपा से और चुनाव के बाद भी भाजपा से ऑफर था, हालांकि इस्तीफा दिया, फिर यू टर्न लिया और अब कह रहे हैं कि मैं तो जन्मजात कांग्रेसी हूं, लेकिन भाजपा से ऑफर था और है। देखिए, भाजपा तो उस हर नेता, उस हर कार्यकर्ता को अपनाएगी जिसका ये अनर्गल करेंगे, लेकिन इनसे तो सवाल पूछना चाहिए ना कि क्यों अनर्गल कर रहे हैं ये। अगर अजय यादव जी का इंटरव्यू मैंने भी देखा कैप्टन साहब का, जी फिर ये बातें उठती हैं कि भाजपा का हरियाणा में कांग्रेसीकरण हो गया है। नहीं, कोई कांग्रेसीकरण नहीं हुआ है, उनका भगवाकरण हो गया है। मैं बता रही हूँ, जो भी कांग्रेसी नेता यहाँ पे आए हैं उनका भगवाकरण हो गया है। आज आप किरण चौधरी जी की बातें सुन लीजिए। आज ही मैं इंटरव्यू देख रही थी किरण जी का, क्या शानदार इंटरव्यू दिया है उन्होंने, और क्या कॉन्फिडेंस आज महेंद्रगढ़ में श्रुति चौधरी जी और किरण चौधरी जी आज थे। वो क्योंकि आपके रंग में रंगे तो अच्छे ही लगेंगे ना। अरे नहीं, भगवाकरण होना, मैं तो बोल रही हूँ कि हर व्यक्ति को भगवाकरण होना चाहिए। हमें, मैं बताऊं 2014 के बाद, और ये मैं अभी आज टॉपिक से थोड़ा सा हटके बोल रही हूं, मैं आपको बता रही हूं, आज 2014 के बाद हर हिंदू को भगवाकरण होने में अपने आप को गर्वान्वित फील करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ये कांग्रेसी तो जाति के नाम पे बदलना चाहते हैं, सिविल वॉर करवाना चाहते हैं, और ये बात हरियाणा की जनता मैं हमेशा से बोलती हूँ कि बहुत ही पॉलिटिकली इंटेलिजेंट अवेयर जनता है। इस पे छोटा सा कमेंट सुरेश जी से ले लेती हूँ, उसके बाद सुरेंद्र भाटिया जी के पास चलेंगे। सुरेश जी जल्दी से। जी, मैं कवर करना चाह रहा था, लेकिन हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक ने अपनी पार्टी के 8 नेताओं के खिलाफ दंगे भड़काने में एफआईआर दर्ज कराई है। जो दंगे भड़काने की बात प्रियदर्शनी जी कर रहे हैं, ये नए बीजेपी में गए हैं, इनको अभी बीजेपी की असलियत नहीं पता। मेरी मम्मी 35 साल से है सुरेश जी भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, इन्होंने तो आप कभी, मेरे अंदर तो भगवा खून पूरा भरा हुआ है। आप कभी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिलके जानना इनके बारे में, इनको ओम प्रकाश चौटाला सही समझता है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रियदर्शनी जी ने जिक्र किया कैप्टन अजय सिंह यादव के साथ भी कांग्रेस पार्टी में एक तरह से उनका सम्मान नहीं किया गया या उनकी अनदेखी की गई। जो बात आई भारतीय जनता पार्टी की, ये तो वो खुद कह रहे हैं कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, मैं आहत हूँ। सुरेश जी, मेरे को ही एक इंटरव्यू दिया उन्होंने ये बात भी रखी कि मैं आहत हूँ, हमारी कदर नहीं है। जी, मैं आपने उनका इंटरव्यू लिया, अभी प्रियदर्शनी जी को भी सुना, मैं इसी के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप खुद आकलन कीजिएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, कैप्टन अजय सिंह यादव जी को ओबीसी, जिस समुदाय की ओबीसी की पूरे इंडिया की जिम्मेदारी उनको दी गई, एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में ओबीसी विभाग के वो चेयरपर्सन लगाए गए और वो स्वतंत्र प्रभार है, उनके ऊपर कोई नहीं, कोई चेयरमैन या कोई उनके ऊपर नहीं था, सिर्फ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी। तो मैं ये बताना चाहता हूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद मुझ जैसा एक पार्टी का निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता ये अपेक्षा रखता था कि 6-7 बार के विधायक एक्सपीरियंस वाले नेता को, और वो जो हरियाणा से कैप्टन अजय सिंह यादव अहिरवाल से आते हैं, उनको पार्टी ने बनाया। बड़ा अच्छा लगा हमें भी तब कि पूरे इंडिया से ओबीसी वोट बैंक को कैप्टन अजय यादव जी पार्टी के साथ खड़ा करेंगे। मुझे उम्मीद थी, खुद मैं व्यक्तिगत तौर पे बताता हूँ। लेकिन जब मुझे लगा कि वो जिस प्रदेश से आते हैं, हरियाणा में ही प्रियदर्शनी जी ने बताया कि सारा वोट बैंक 62% है, बीजेपी पे चला गया, तो हमें झटका लगा कि ये तो हरियाणा प्रदेश से है। फिर मुझे लगा कि ये तो अहिरवाल के नेता हैं, 6 बार एमएलए बने हैं, अहिरवाल में सारी सीट बीजेपी जीत गई, ओबीसी वोट बैंक वहां भी नहीं मिला। फिर बाद में मीडिया से यह पता लगा कि उनका खुद का बेटा भी चुनाव हार गया। तो हमें तो एकदम
सुरेश तो हरवाया जी, गया। सुरेश जी हरवाया वो गया कहते उन्हें। हैं मेरी कि बात पूरी होने चुनाव दीजिएगा। को हरवाया गया, और नहीं, फिर मैं- उन्होंने कहा कि जो ओबीसी की आप चेयरमैन की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे एक डमी पोस्ट दे रखी है, वहां हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मैं सिर्फ 1 मिनट में इस बात को कवर कर देता हूं, फिर आप पूछना मेरे से। जी जब उनका बेटा चुनाव हार गया तो कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन जवाबदेही तय करता है। जब कैप्टन अजय सिंह यादव से यह पूछा जाना चाहिए था, या पार्टी पूछने की तैयारी में थी कि आपने ओबीसी का चेयरमैन रहते, अगर कोई आपकी अनदेखी थी, कोई बात थी, आपने आज तक कभी भी ये मीडिया में या कभी भी आपने बात अच्छी की सुरेश रोड। एक मिनट सुरेश जी, आपने जी एक मिनट प्रियदर्शनी, मैं आप मेरी बात पूरी होने एक बार होने दो, फिर आप पूछना। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि कैप्टन अजय यादव जी अपने बेटे के टिकट लेने तक कभी भी पार्टी की अनदेखी की बात मीडिया के या पार्टी के प्लेटफॉर्म पर करते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने एक बात कही, मैं वो ईमानदारी से वो भी क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि कंफ्यूजन होता है अदरवाइज। उनका बयान सुना, आपके चैनल पर नहीं दूसरे पे सुना, भाटिया जी बैठे हैं, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि मुझे CWC और CEC की मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। मैं पार्टी के प्रवक्ता के नाते ये जानकारी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को और मीडिया को, CWC के जो मेंबर होते हैं वही उस मीटिंग में बैठते हैं, और CEC में भी जो मेंबर होते हैं वही बैठते हैं। कैप्टन अजय यादव से अलग कई विभाग है, युवा भी है, महिला भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, कोई भी चेयरमैन इन मीटिंगों में नहीं बैठता। सबसे पहले तो सजा यहाँ पे हुड्डा साहब को नहीं मिलनी चाहिए। ये वो व्यवस्था है। आपने सुरेश रोड जी, आपने कहा जवाबदेही तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं 1 मिनट मैं एक सेकंड प्रियदर्शनी जी ने कहा, हुड्डा साहब का नाम लिया, मैं इसमें ये बात भी कवर करता हूँ। प्रियदर्शनी जी बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, कांग्रेस पार्टी को पता है कि किस नेता को क्या जिम्मेदारी दी थी और किस नेता ने क्या काम किया। ये सारी तहकीकात करने के बाद पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेगी अगर कहीं भी कमी होगी इसमें। ओके सुरेश जी, आपको रोक रही हूँ, भाटिया साहब के पास एक बार चलूंगी क्योंकि फिर मुझे ब्रेक लेना है। भाटिया जी, कैप्टन अजय यादव का यू टर्न, लेकिन मेरा बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस टायर्ड और रिटायर्ड लग रही है? भाटिया जी। नवजोत जी, मैं जिस दिन पहले दिन उन्होंने त्याग पत्र दिया था उसी दिन मैंने कहा था दबाव की राजनीति है और वो अपना त्याग पत्र वापस लेंगे, शायद आपके चैनल पे भी कहा, यही कहा था आपने। और दूसरी बात, जो बात रोड साहब कह रहे हैं, देखो रोड साहब जो कह रहे हैं उनकी एक बात कि जब उनकी टिकट काटी गई थी तब भी उनमें रोष था। हाँ। जब उनके स्थान पर राज बब्बर को टिकट दी गई थी, और ये चुनाव उनका, देखो मैंने पहले कहा था उनका स्थान जब तक राव इंद्र जी बीजेपी में है शायद उनकी जगह नहीं बनती, और उनका बेटा जो हारा है वहां आम आदमी पार्टी ने 18,000 से अधिक वोट लिए हैं जिस कारण उनका बेटा हारा है। भाटिया जी, ओवरऑल बात करते हैं, सिर्फ कैप्टन अजय यादव की नहीं, कांग्रेस अब ओवरऑल जो चीज आप बरवाला के कैंडिडेट की बात सुना रहे हैं, मैंने तो पहले भी कहा है, अभी रोड साहब भी एक चैनल पे थे, मैं था, 21 सीटें मैंने शॉर्ट लिस्टेड की हैं जहां इन्होंने अपने उम्मीदवारों को खुद हराया है, चाहे उसमें कोई भी उसका हो। एक अंबाला की सीट पे चित्रा के कारण वो कुमारी शैलजा को दोष दिया जा सकता है, उन्होंने वहां अपने आदमी को दी, और चित्रा को लेकिन बिठाने के लिए जब दीपेंद्र हुड्डा के ने बिठाए और बाकी सीटों पर हुड्डा साहब के आदमी खड़े थे, जिस कारण, और जो जयप्रकाश जो कह रहा है जो, लेकिन बदलाव तो भाटिया जी अभी भी नहीं दिख रहा ना, बदलाव की तरफ बढ़ती हुई तो अभी भी नहीं दिख रही कांग्रेस। लगता नहीं है, देखो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हुड्डा साहब का ऑल इंडिया कांग्रेस पे जो कांग्रेस की हाईकमान है, जो 4 ऑब्जर्वर हैं, जो के सी वेणुगोपाल जी हैं, हाँ। उनपे इतना ज्यादा प्रभाव है, वो किस चीज का प्रभाव है, दीपक बवरिया जी हैं, सभी हुड्डा साहब के पक्ष के हैं, और जब आपने टिकटें ही खुद आपने दी हैं तो आपके ही एमएलए आएंगे। कोई कहता जी 6 एमएलए केवल थे कुमारी शैलजा जी के साथ, तो क्योंकि जीत के इतने आए हैं उनके। और एक चीज मैं, क्योंकि रोड साहब को ये ना लगे मैं केवल कांग्रेस को, प्रियदर्शनी जी जो है कह रही थी सबका भगवा करण हो गया, अशोक तंवर जी का भगवा करण नहीं हुआ, और
कई नेता जो 14 में गए थे, वो उनका भगवाकरण नहीं हुआ। नहीं, ऐसे कुछ लोग जी 19 में वापस चले गए थे। दंगल में आज का हमारा बड़ा सवाल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस टायर्ड और रिटायर्ड है, और अगर है या फिर नहीं तो रिवाइवल कैसे है। भाटिया जी, आपकी नजर में मेरे इस बड़े सवाल का जवाब, क्या कांग्रेस हरियाणा में टायर्ड और रिटायर्ड है? नवजोत जी, जो हालात कांग्रेस ने कर रखी है, कांग्रेस ने जिस ढंग से सभी के सभी सीटिंग विधायकों को टिकट दी, और उसमें अनेक ऐसे थे जो 75 साल की अधिक आयु पे थे, और 16 विधायक उनके चुनाव हार भी गए। कांग्रेस पार्टी को अपनी पूरी लीडरशिप को बदलना होगा, और मैं पहले भी कह चुका हूं, हुड्डा साहब के साथ साथ उनको दूसरी जातियों के, दूसरे क्षेत्रों के सभी समीकरणों को जी सम्मान करना होगा। अगर ये कुमारी शैलजा को इनके अपने विधायक कह रहे हैं, जो जीते हैं, जो हारे हैं, जो उम्मीदवार अगर उकलाना से चुनाव लड़ते तो 10-15 सीटें, हिसार और जींद की सभी सीटें ये जीतते, चाहे उनको बाद में त्याग पत्र देके उनके किसी और को चुनाव लड़ा लेते। ये एक रणनीति के तहत होता है। ये इनकी रणनीति फेल हुई है। हुड्डा साहब को एक किस्म से कांग्रेस पार्टी का सर्वे सर्वा हुड्डा साहब बन गए, और यहां तक कि राहुल गांधी की भी जो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करने की बात थी वो नहीं मानी गई। तो भाटिया जी, अगर मैं एक लाइन में आपकी बात का मतलब समझने की कोशिश करूं तो क्या ये है कि अगर ओवरहॉलिंग नहीं होती है, बदलाव नहीं होता है, तो कांग्रेस टायर्ड और रिटायर्ड है मौजूदा हालात में? बिल्कुल बिल्कुल। 2005 की तरह इनको हर क्षेत्र के लीडरों का सम्मान देना होगा और सामूहिक लीडरशिप के साथ चलना होगा। ये जो जाट वर्सेस जो था हाल, वो पैदा कर दिया है। अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। 25 तारीख को विधानसभा का सेशन है जिसमें प्रोटेम स्पीकर सभी को शपथ दिलाएंगे। ऐसे में अभी तक प्रतिपक्ष नेता के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। भाटिया जी, ये शायद मैं पहले भी कह चुका हूं, हुड्डा साहब ही होंगे या हुड्डा साहब की पसंद का होगा। अभी तक हुड्डा साहब, क्योंकि ये चक्कर क्या है, हुड्डा साहब शायद पार्टी पे अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते। मेरा ये सुरेश जी, अभी तक सस्पेंस इस पे भी बरकरार है, और अगर बदलाव नहीं होगा, जिस तरह की आवाजें आ रही हैं, तो टायर्ड और रिटायर्ड तो नजर आ रही है कांग्रेस। मैं बाकी सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जाट और नॉन जाट का चुनाव करवा दिया और कांग्रेस पार्टी को अपने रणनीति। सुरेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रियदर्शनी, आप सुन पा रही हैं मुझे? प्रियदर्शनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या मौजूदा हालात में हरियाणा कांग्रेस टायर्ड और रिटायर्ड है, और जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े सुरेंद्र भाटिया, और वो कह रहे हैं कि अगर बदलाव नहीं होता तो यकीनन टायर्ड और रिटायर्ड है, और अगर नहीं तो इसका रिवाइवल प्लान हाईकमांड क्या लेकर आता है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दंगल में चर्चा जारी है कि कांग्रेस टायर्ड है या फिर रिटायर्ड है। सुरेश जी, नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर कब लग रही है, क्योंकि 25 को पहला विधानसभा सेशन है, और दूसरा टायर्ड और रिटायर्ड नहीं है तो वापसी किस तरह से? क्या आपको नहीं लगता कि अब रणनीति में बदलाव की बेहद ज्यादा जरूरत है? सुरेश जी। नवजोत जी, आपने विधानसभा सत्र की बात की कि जो 25 तारीख को है, 25 से पहले कांग्रेस पार्टी नेता विधायक दल देशवासियों के सामने जी। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष किसी को भी बनाए पार्टी हाईकमान, प्रतिपक्ष किसी को भी बनाए, वो पार्टी हाईकमान के अधिकार क्षेत्र में है। तमाम चुने गए विधायकों की राय पार्टी के ऑब्जर्वर
चंडीगढ़ में 2-3 दिन पहले जान चुके हैं और हाईकमान को अवगत करा दिया है। ये इस विषय में संपूर्ण जानकारी है। लेकिन मैं एक बात ये जरूर बताना चाहता हूं, प्रदेश अध्यक्ष कोई बने, नेता विधायक दल कोई बने, पार्टी में अब जो चुनाव में कमियां रही हैं, जैसे आपने बाइट सुनाई या कोई भी हो, गद्दारी जिसने की है पार्टी में उसके लिए जगह नहीं है। राहुल गांधी जी इस मामले में बहुत सख्त हैं, ये मैं पार्टी की तरफ से आपके चैनल को बताना चाहता हूं। और पारदर्शिता दोनों के साथ कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जन कल्याणकारी कार्यों में साथ खड़ी मिलेगी और जन विरोधी कार्यों में खिलाफत में खड़ी मिलेगी। यह मैं पार्टी की तरफ से एक मजबूत भूमिका निभाने का दावा आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं। जहां अगर ये किसान हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में एक कदम आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी 2 कदम इनको आगे बढ़ेगी, क्योंकि मूल उद्देश्य सभी राजनीतिक पार्टियों का प्रदेश का विकास करना ही है। हमारा सिर्फ सरकार बनाना नहीं है। हम जब जनता ने मौका दिया तो हमने अच्छी अपेक्षा करते हैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री नायक जी। तो एक बात दोबारा से मैं ये भी बताना चाहता हूं, जैसे भाटिया जी ने भी जिक्र किया कि जो इनका भ्रामक प्रचार था, और आपने भी अभी मेरे से पूछा कि क्या रणनीति देंगे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी को नीति और अपनी रणनीति दोनों में डिफरेंस बनाकर जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी नीयत है, जो नीति है, वो प्रदेशवासी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हम देश की एकता और अखंड के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगाने में पीछे नहीं हटते। और जो हमारी रणनीति है जी, ठीक है शमशेर जी। प्रियदर्शनी, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की बात यहाँ कह रहे हैं सुरेश जी। देखिए, भाटिया जी की बात से मैं अभी बिल्कुल सहमत हूं। जब भाटिया जी बोल रहे थे कि 2005 में जिस तरीके से इन्होंने किया था कि सारे विपक्ष को एक साथ, मतलब सारे जितने भी सो लीडर हैं 36 बिरादरियों में, उन सारे लीडरों को साथ में लेके चलें और उसके बाद ही शायद कांग्रेस का कुछ उत्थान हो सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से संगठन विदाउट ईगो चलाया जाता है। हमारी पार्टी में आप देखेंगे कितने भी शीर्ष की, देखिए ऐसा मैं तो नहीं बोलती हूँ कि जिसको कहते हैं किसी इतनी बड़ी पार्टी है तो किसी के मतभेद नहीं हो सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन किसी का मनभेद नहीं है और सब अपने पर्सनल इश्यूज, पर्सनल चीजें एक साइड रख के जब चुनाव आता है तो एक साथ एकत्रित होकर एक चुनाव लड़ते हैं। और मैं ये जो भगवाकरण की बात कर रही थी नवजोत जी, इसके पीछे मैंने क्यों बोला, और उसका सुरेश जी ने बोला कि नहीं आपके सारे नेता भगवाकरण में नहीं आ गए। क्यों नहीं आ गए? 2014 के बाद क्या राव नरबीर भगवाकरण में नहीं आए हैं? क्या राव इंद्रजीत भगवाकरण में नहीं आए हैं? बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आए हैं। आप लोगों ने खुला ओपन डोर रखा था उनके लिए, लेकिन वो लोग तब भी नहीं गए। तो इसके पीछे क्या कारण है? दूसरी बात, बार बार एक शब्द का प्रयोग सुरेश जी कर रहे हैं, भ्रामक प्रचार, भ्रामक प्रचार। अरे आप खत्म कर देते भ्रामक प्रचार। कुमारी शैलजा चुनाव लड़ना चाहती थी, क्यों नहीं लड़वाया आपने? क्यों नहीं लड़वाया आपने? क्यों कैप्टन अजय के पुत्र को आपने जबरदस्ती हरवाया है आप लोगों ने? हाँ, हम मानते हैं कि लक्ष्मण यादव बहुत बड़े कैंडिडेट थे, बढ़िया ताकत से उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां आप लोगों की भी हैं। क्यों आप लोगों ने एक बाहरी कैंडिडेट को, राज बब्बर को टिकट दे दिया गुड़गांव से? क्यों आपको कैप्टन अजय नहीं दिखाई दे? क्यों आपने लोकल पे नहीं ध्यान दिया? क्यों आपने अहिरवाल का एक चेहरा नहीं बनने दिया? हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो ऐसा नहीं किया। आप हमारा मंत्रालय देख लीजिए, हमने अहिरवाल जो 11 सीटें जीती हैं उसमें भी हमने 2 मंत्री बनाए हैं, उसमें भी अच्छे मंत्रालय दिए हैं। आप लोगों ने क्यों केंद्रित कर दिया एक नेता के पीछे पूरे हरियाणा को? आप लोगों ने खुद गलती की है और उसके बाद नाम भारतीय जनता पार्टी पे आप लगा रहे हैं। आपको खुद को आकलन करना चाहिए, खुद की समीक्षा करनी चाहिए। सुरेश जी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। प्रियदर्शनी वो कुछ कह रहे हैं। जी सुरेश जी। देखिए,
किसी भी सांसद को, लोकसभा सांसद हो चाहे राज्यसभा सांसद हो, माननीय सुरजेवाला जी भी राज्यसभा सांसद हैं, विधायक का चुनाव किसी भी सांसद को नहीं लड़ाया गया। इसमें कोई नहीं है। पहली बात, ये पार्टी की नीति, इसमें भी चतुर चाल चली इन लोगों ने। कैप्टन अजय सिंह यादव के ऊपर तो इन सांसदों से भी बड़ी जिम्मेदारी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के प्रमुख, लेकिन वो रोना तो यही रो रहे हैं कि मुझे एक पपेट बना के छोड़ दिया गया था कि कोई पूछ नहीं थी। सुरेश जी, बात वही है, आपकी बात भी सही है कि आपने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई। उनका ये कहना था, जो कि उन्होंने, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा। सुरेश जी एक सेकेंड, आप इकट्ठा जवाब दे देना कि हमें कभी बुलाया नहीं गया, हमें मीटिंग के लिए कभी वक्त नहीं दिया गया। उनका ये कहना था सोनिया गांधी के वक्त पे मुलाकात होती थी, हम अपनी बात रखते थे, उसके बाद से मिलने का समय नहीं मिलता। अब आप कहें सुरेश जी। एक सेकंड में कवर करता हूं। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं टीवी के ऊपर बैठता हूं। मैं रोज अगर मिलने के लिए जाता रहूंगा, जब मेरे को एक ड्यूटी देती कि आप प्रवक्ता के तौर पे काम कीजिएगा, मैंने जनसभाएं भी की और अपनी ड्यूटी पार्टी को ये बोला कि मैं 5, 6, 7 बजे के बाद फ्री होऊंगा और रात की मुझे डिबेट दे दीजिएगा। पूरे चुनाव में मैं व्यस्त रहा। उनको बुलाया नहीं जाना था। कप्तान अजय सिंह यादव जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य में, हर बड़े शहर में ओबीसी के सम्मेलन करवाने थे और उन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, जननायक राहुल गांधी को बुलाना था। आप उनको बुलाएंगे? ये मीडिया का काम है सही दिशा में बात को रखना, या ये चीज भी हम बोलते रहेंगे? कितना दुष्प्रचार चल रहा है अभी भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। अगर कैप्टन अजय सिंह यादव को इस पद पर रहने में दिक्कत थी, चुनाव से 2 साल पहले वो रिजाइन दे देते, पार्टी का नुकसान तो नहीं होता। अरे आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक उस ओबीसी समाज जिसकी राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर रहे हैं, उसके प्रति सच्चे दिल से उसकी आवाज उठाइएगा। आप जनसभाओं में ओबीसी के बीच में जाकर चौपाल पे बैठ के करके आवाज, तो सुरेश जी बात तो वही आ गई कि अपनी जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं निभाई, तभी तो बात हो रही है कि क्या कांग्रेस टायर्ड और रिटायर्ड है। इसमें एक की गलती नहीं, सभी भागीदारी है। जिम्मेदारी से भाग जाए। कांग्रेस पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी दी थी, कोई नेता हो किसी समाज को और कितनी बड़ा क्यों ना हो, जिम्मेदारी तय कर दी गई थी। और अगर किसी ने उसमें अवेयर कर पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की जगह नहीं है भविष्य में। ये मैं दोबारा पार्टी की तरफ से कहता हूँ। जी चलिए, बेहतर। प्रियदर्शनी, आपके फाइनल कमेंट्स। जी फाइनल कमेंट तो ये है नवजोत जी, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था जो आपने कैप्टन अजय जी के साथ लिया था, और उसमें वो बड़े भावुक दिख रहे थे, इमोशनल दिख रहे थे। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों दिख रहे हैं। उनके अपने पार्टी के लोग, अपने पार्टी के प्रवक्ता, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी खिलाफत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। ये तो बड़ा गंभीर विषय हो गया है। मैं बताऊं, देखिए ये इनका अपना पर्सनल विषय है, इनकी पार्टी का विषय है। इतना बड़े पद पे बिठा दिया, पार्टी क्या करेगी? लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनको आकलन करने की जरूरत है कांग्रेसियों को। तो आपने क्यों बिठा? अरे भाई, उन्होंने भी अपने 35 साल दिए हैं, उन्होंने भी अपने 35 साल दिए हैं। सुरेश जी, हमारे पास नरेंद्र मोदी की तरह नवजोत जी, मैं बस एक शब्द बोलूंगी, आपके इंटरव्यू में वो क्यों भावुक लग रहे थे अब मुझे समझ में आ रहा है। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका इंटरनल मामला है। वो इसलिए लग रहे थे कि हमारे पास वो ये चाह रहे थे कि बीजेपी की तरह राहुल गांधी जी भी ईवीएम से उनको बेटे को चुनाव जिता। बस अब ईवीएम का जब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो ईवीएम पे रोना शुरू कर देते हैं। अरे आपके नेता भावुक हो रहे, जिसने 35 साल अपने जीवन को दे दिए, कुमारी शैलजा जिसने 40 साल दे दिए अपने जीवन के, वो प्रियदर्शनी, कई लोग भावुक भाजपा के भी हुए चुनाव के दौरान जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि वो भावुक नहीं हुए। रामविलास शर्मा जी की बात कर रहे हैं आप नवजोत जी। मैं रामविलास शर्मा जी की भी बात कर रही हूँ। सोनीपत से राजीव जैन और उनकी वाइफ कविता जैन, उनके आंसू भी दिखाई दिए। तो भावुक वो भी थे, भावनाएं वहां भी थी। अब बस वो बात है कि जी मैं वही बोल रही हूँ ना नवजोत जी। देखिए, लेकिन हमारी पार्टी में सब संगठित होकर लड़े ना।
आप ये बात तो कोई भी, मुझे लगता है कोई भी मीडिया का पर्सन, कोई भी दूसरी विपक्षी पार्टी का भी, मैं बोल रही हूँ ऑफ द पार्टी लाइन, ये बात तो मानिए कि हमारा जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो बहुत मजबूत है। चलिए कोई भारतीय बात जनता पार्टी का संगठन तो संगठित है ना। चलिए वक्त की कमी है। बेहद शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इन्हीं लाइनों के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी।